लास्ट वीडियो में हम लोग का डिस्कशन यहाँ तक हो गया था जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, सेल्फ इंडक्टेंस एंड मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन निकाल चुके थे और नोटिस ये किए थे कि इन सब में न्यूमरेटर में क्या होता है कि कुछ ऐसा आता है जो कि एम, एल और टी की फॉर्म में होता है। जैसे कि रेजिस्टेंस निकालते समय न्यूमरेटर में पावर आया था। पावर जो होता है वो एम और एल और टी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। म्यू नॉट में एफ आया था, इसमें एफ, एम और एल और टी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही एल दैट इज़ वर्क अपॉन आई स्क्वायर, इस वर्क में डब्लू में एम और एल और टी आता है। ऐसे ही फाई बी ये वर्क है। मतलब मैसेज ये है कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं इसमें दो पार्ट होते हैं, एक मैकेनिक्स वाला पार्ट जिसमें एम और एल और टी होता है और दूसरा एक एक्स्ट्रा फैक्टर दैट इज़ करंट। बस इन दो को मिक्स करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली क्वांटिटीज़ लाइक रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, सेल्फ इंडक्टेंस एंड मैग्नेटिक फ्लक्स बनती बिगड़ती है। यहाँ तक सब हो चुका था। अभी हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे जिसमें ये चार क्वांटिटीज़ हैं और पता ये लगाना है कि कौन सी है वो जो बाकी तीन से अलग है। जैसे कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका आप डायमेंशन निकालें। फिर दूसरे ऑप्शन में आपको मिलेगा फोर्स पर यूनिट एरिया, इसकी डायमेंशन निकालें। बिना निकाले अगर संभव हो सके तो वही करके देख लें। किसी भी तरह से बस समझना ये है कि कौन से चौथे ऐसे हैं जो बाकी तीन से अलग हैं। तो एक काम करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को भूल करके थोड़ी देर के लिए आपसे एक नया प्रश्न पूछ लेते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया ये क्या किसी चीज़ के बराबर है? तो जवाब ये है कि हाँ जी बराबर है सर, ये प्रेशर के बराबर है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब किसी भी चीज़ में आप ऊपर और नीचे अगर सेम क्वांटिटी यहाँ पे L से गुणा किया जा रहा है कर दें तो कोई फ़र्क तो पड़ नहीं जाएगा। न्यूमरेटर में आ गया है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ ए काइंड ऑफ वर्क, काइंड ऑफ एनर्जी, एंड एरिया इंटू लेंथ ये होता है वॉल्यूम। बस आपको समझ आ गया होगा कि सर फोर्स पर यूनिट एरिया और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दोनों बराबर ही हैं। ये सब मुझे इतना अच्छे से क्यों क्लिक कर रहा है? क्योंकि मुझे पता है इनडायरेक्ट वे में कि रेडिएशन प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी ये दोनों बराबर होते हैं। ये ड्यूअल नेचर वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन हुआ है। रेडिएशन प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी दोनों बराबर होते हैं। रेडिएशन प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जो दोनों अगर बराबर हैं, ईएम वेव में ऐसा आप पढ़ेंगे या ड्यूअल नेचर में पढ़ेंगे तो ये सब बराबर हैं, फार्मूला ही बराबर है तो डायमेंशन तो बराबर होनी ही है। अब ये जो तीसरा है ये थोड़ा आपको इरिटेट कर सकता है। इसमें कह रहे हैं कि आप प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, किसका और किसका? वोल्टेज का, चार्ज का, क्यू का नहीं, वी का और क्यू का नहीं, क्यू का नहीं, चार्ज का नहीं, लिखा है प्रॉपर पढ़िए, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्यू डिवाइड बाई वी। अभी एक बात और ध्यान दीजिएगा, दो वी हैं दोनों अलग हैं। ये जो वी है ये वॉल्यूम है और ये जो वी है ये वोल्ट है। ठीक, कैंसिल नहीं होंगे दोनों, दो अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं ये, इन दोनों की डायमेंशन अलग अलग होंगी, इन दोनों की यूनिट अलग अलग होगी। अब आप इन दोनों के प्रोडक्ट पर फोकस करें। क्या ये किसी चीज़ के बराबर होता है? Q इंटू वी क्या किसी चीज़ के बराबर होता है? आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में आएँ और वहाँ पर देखें कि हाउ वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is given by
वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, 12वीं में भी पढ़ा होगा। जो वर्क किया होता है टेस्ट चार्ज के मोमेंट में डिवाइडेड बाय जो टेस्ट चार्ज होता है, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है। अब इसमें अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से W का वैल्यू आ जाएगा, दैट विल बी Q इंटू वी। Q इंटू वी यानी कि जहाँ भी है लिखा लिख सकते हैं W। तो यहाँ पर हम अब लिखेंगे W एंड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो W इट इज़ ए काइंड ऑफ एनर्जी एंड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अगेन वी फाउंड दैट कि चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, सब के सब इनडायरेक्ट वे में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही लिखे हुए हैं। चौथा देखना पड़ेगा, ज़रूरी तो नहीं है लेकिन फिर भी हम यहाँ पर सिर्फ PY की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बूट कर रहे हैं, तो इसका भी डायमेंशन निकालेंगे। दैट विल बी एंगुलर मोमेंटम L इज़ गिवन बाई M इंटू V इंटू R। ये आ जाएगा M की जगह पे M, V की जगह LT-1 और R की जगह L। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ML2T-1। जबकि इन तीनों की डायमेंशन आप निकालोगे तो अलग आएगा। शायद ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो निकाल लो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का निकाल लो। यही इसका भी आएगा, यही इसका भी आएगा, लेकिन निकाल लो आएगा कितना। ML2T-2 ये है एनर्जी का, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम L3। तो ये आ गया ML की पावर, ये 2 है, ये 3 है, 2 - 3 हो जाएगा -1 T-2, ML-1 T-2। ये डायमेंशन है A का, B का और C का, और ये किसका है, D का। तो D इज़ डिफरेंट, सो D ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। अब हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। यहाँ पर जो अगर हम रास्ता अपना भटक गए तो आप साइलेंट नोट की डायमेंशन निकालने लग जाएंगे, ठीक। फिर E की डायमेंशन निकालने लग जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक। फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर में इन सब की डायमेंशन रखने लग जाएंगे, ठीक। आंसर आ जाएगा, ठीक। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालेंगे, E की डायमेंशन निकालेंगे, नहीं निकालना है हमें, ये सब नहीं करना है। ये है लेंदी प्रोसीजर। शॉर्ट प्रोसीजर क्या है, थोड़े से हमें अपने फॉर्मूले बुकलेट को स्ट्रॉन्ग करना है। शॉर्ट प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर जो है, अभी ऊपर वाले ही क्वेश्चन में जिक्र किया था मैंने, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, ये उसी के बराबर है। हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ये है एनर्जी डेंसिटी। क्या है ये, एनर्जी डेंसिटी। पूरी बात थ्योरी की जो है मैं समझा दूं। एनर्जी डेंसिटी बहुत प्रकार की होती होगी, लेकिन हमें 2 प्रकार की तो हर हाल में अभी के अभी जाननी है। एनर्जी डेंसिटी को हम U से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एक टाइप है UE, एक है UB। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी एनर्जी होती है पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी होती है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी एनर्जी होती है पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी होती है। इनके फॉर्मूले होते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, इसका फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड वाले का B²/2μ0, ठीक। ये है एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और ये सारी बातें डिटेल में डिस्कस कहाँ हुई होंगी, ये EM वेव में तो पक्के तौर पर डिस्कस होंगी, क्योंकि EM वेव का नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है। मतलब जो अगर आप EM वेव कहीं से रिसीव कर रहे हो, मतलब एनर्जी जो आ रही है EM वेव में, वो 2 फील्ड प्रकार की फील्ड हैं, वो लेकर के आ रही हैं। कौन से 2 प्रकार की फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपके कमरे में अगर EM वेव है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ एनर्जी भी है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ एनर्जी भी है, और कमरे का कुछ वॉल्यूम भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी है डिवाइड बाय कमरे का वॉल्यूम विल बी एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया।
और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो जाएगा। तो आप यहाँ पर निकालना चाहते हो इस वाले टर्म का डायमेंशन। ये वाला प्रोसेस नहीं फॉलो करना है, आपको ये याद रखना है कि ये जो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ये एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर है। और इसकी डायमेंशन आपने ऊपर वाले एक्सप्रेशन में निकाली थी, देख लो कितनी है, चाहे दोबारा निकाल लो। ये आपने निकाला था इस प्रश्न में कि इसका तीनों का जो वैल्यू है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही तो है कितना, ये यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, चाहे तो दोबारा निकाल लो। ml-1 t-2, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। देख लो कहाँ लिखा है, ml-1 t-2 इज इन बी ऑप्शन। अब ये वाला भी क्वेश्चन उसी कैटेगरी का है। कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, कैसा, भटक जाएंगे तो μ0 की डायमेंशन निकालेंगे, ये μ0 है, ठीक है। फिर E0 की डायमेंशन निकालेंगे और फिर दोनों को गुणा करेंगे और फिर इसके ऊपर पावर अप्लाई करेंगे। नहीं करना है, करना क्या है, अपनी फॉर्मूला बुकलेट स्ट्रॉन्ग करनी है। और इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला होता है क्या, कि μ0 E0 की पावर -1/2 इज़ नथिंग बट इट इज स्पीड ऑफ लाइट। एंड स्पीड ऑफ चाहे जिसका हो, स्पीड है तो LT-1 होगा। अब इसकी पूरी हम आपको थ्योरी रिपीट कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। μ0 E0 की पावर -1/2 ये आपका C के बराबर होता है। μ0 अपॉन E0 की पावर 1/2 ये R के बराबर होता है। ये दूसरा वाला फार्मूला मैंने क्यों बताया, ये वाला फार्मूला तो युगों से आ रहा है, सब जान गए। अब राज की बात अब इसमें हो गई है, जेई में ये वाला फार्मूला अब पूछा जाने लगा है और हो सकता है नीट में भी पूछा जाने लगे। मतलब आपसे फ्यूचर में कभी कोई पूछे कि डायमेंशन ऑफ μ0 अपॉन E0 की पावर 1/2 का बताओ कितना होगा, तो वो घुमा फिरा से आपसे R का यानी कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन पूछ रहा है। एनीवे, इस प्रश्न में हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, इस प्रश्न में तो हमें इसकी ज़रूरत थी। μ0 और E0 दोनों गुणा किए गए हैं, मल्टीप्लाई किए गए हैं, फिर -1/2 किया गया है और इसकी डायमेंशन निकालनी है। हमें पता है ये C के बराबर होता है, तो हम μ0 E0 सबकी डायमेंशन नहीं निकालेंगे, सीधा बोलेंगे ये स्पीड की डायमेंशन यानी कि LT-1 के बराबर होगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन विल हैव सेम एज दैट ऑफ टाइम। हाँ, इसमें 34 में और फिर देखो हमें लगा सेम वही क्वेश्चन ही है 35 में और 43, ये जो आपके 3 क्वेश्चन बैक टू बैक लगे हैं एक जैसे ही है। तो इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको रिपीट कर देते हैं। थीम वही है कि आपने ये नहीं करना कि L की डायमेंशन निकाल रहे हो, R की डायमेंशन निकाल रहे हो, फिर दोनों को पुट कर रहे हो, फिर पता लगा रहे हो कि ये किसके बराबर आ रहा है। C और L दोनों अलग अलग निकाल के पुट कर रहे हो, सब नहीं करना है, इनके लिए फॉर्मूले हैं वो याद रखना है। लालू राम कालू राम, लालू राम क्यों मैंने बोला, L और R डिवाइड कर देते हैं। और कालू राम का मतलब क्यों बोला मैंने, कालू के लिए C होता है और फिर R, दोनों को गुणा कर देते हैं। ठीक, ये आपके सब के सब टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सही मायने में तो, लेकिन हमें कौन से प्रकार का टाइम इससे मतलब नहीं है, यहाँ तो हमें डायमेंशनल एनालिसिस करनी है, तो दे आर रिप्रेजेंटिंग टाइम। तो L/R विल रिप्रेजेंट टाइम, RC विल रिप्रेजेंट टाइम। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन विल हैव सेम एज दैट ऑफ टाइम पूछ रहा है, तो देख लो कहीं L/R है, इट विल रिप्रेजेंट टाइम। अब इसके बाद में बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पहले ऑप्शन में हो गया। फिर भी आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो, जैसे कि
जैसे कि ये कि अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं L/R इंटू CR, तो R से R तो कैंसिल हो जाएगा और टाइम को आप 2 बार गुणा कर रहे हो तो T² हो जाएगा। तो LC जो है वो T² के बराबर हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन यहाँ से समझ में तो आ गया था T होगा, और इसका क्या होगा T² होगा, और इसका डायमेंशन क्या होगा R/L। L/R का उल्टा हुआ ना, तो ये T-1 हो जाएगा। और अब C/L बचा, ये सिंपल T के टर्म में नहीं आएगा, इसमें कुछ और फैक्टर करंट वरेंट भी आएगा, इसलिए उसको मैं नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो, डायमेंशन ऑफ RC। RC क्या है, ये टाइम कांस्टेंट है। टाउ से रिप्रेजेंट कर लो, चाहे T से रिप्रेजेंट कर लो, चाहे इस T से रिप्रेजेंट कर लो, तो ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। वही बात बार बार एक जैसे क्वेश्चन मैंने लगा दी हैं। आपका L/R और RC ये दोनों किसके बराबर हैं, टाइम के बराबर हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाओ, ये वही क्वेश्चन है। C एंड R डिनोट कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, डायमेंशनल फार्मूला RC। तो RC L/R दोनों किसके बराबर हैं, T के बराबर है। तो M0 L0 T1। इसके बाद में विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5, ये 5 क्वांटिटी जो दिए हैं इनमें से कोई 2 हैं जिनकी डायमेंशन सेम है, बताओ कौन कौन। एनर्जी डेंसिटी ऊपर हम लोग निकाले थे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये आपका आ जाएगा mL2T-2, ये एनर्जी का वैल्यू है, वॉल्यूम L³ होता है, तो ये आ जाएगा m, ये 2 और ये 3, 2 - 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है C/V, स्पीड का स्पीड से ही रेशियो, तो ये तो आपका डायमेंशन लेस आ जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड से रेशियो होता है, या फोर्स का फोर्स से रेशियो होता है, फोर्स का फोर्स से लिख लो। ठीक, तो यहाँ पर ये भी डायमेंशन लेस आ जाएगा। अब बात आएगी यंग मॉडुलस की। तो यंग मॉडुलस की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका Y, और ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक, और स्ट्रेन का कोई डायमेंशन होता नहीं है, क्यों, क्योंकि स्ट्रेन होता है ΔL/L, और डेल्टा का कोई मतलब नहीं होता है, तो L और L दोनों ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं, स्ट्रेस आया केवल, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना हो गया mL/T-2, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एरिया क्या होता है L2 होता है। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा mL-1 T-2, देखो मैच कर रहा है। ठीक है, बाकी मैग्नेटिक फील्ड तो किसी कंडीशन में आना ही नहीं है ना, ऊपर ही हम आपको कई बार एक्सप्लेन कर दिए थे, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, फ्लक्स हो गया, इन सब में आपको M और L और T के अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्टर दैट विल बी I, करंट, A, जो भी आप बोलना चाहें, ज़रूर मिलेगा। तो अभी जो आपको ऊपर क्वांटिटी मिल रही थी दैट इज़ 1 2 3 एंड 4 में कहीं A तो आया ही नहीं है, I करंट तो आया ही नहीं है, तो फिर 5वें को तो निकालने का मतलब ही नहीं है। अब आपको यहाँ पे पहले और चौथे में समझ में आ गया होगा कि इक्वलिटी है, डायमेंशन मैच कर रही है। दूसरे तीसरे को हम नहीं ले रहे हैं, काहे, क्योंकि इनमें डायमेंशन है ही नहीं। डायमेंशन पहले हो ये मेन ज़रूरी है, फिर उसके बाद बराबर हो ये भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे पहला और चौथा ये वाला। ठीक, अब इसके बाद में ज़्यादा क्वेश्चन लग रहा बचे नहीं है, ख़त्म हो गए, एक को नहीं बचे। ठीक है, तो ये वाला हेडिंग ही आप जान रहे हो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इस चैप्टर में, जो कि ख़त्म हो गया। बाकी छोटे छोटे ज़रा से हेडिंग्स हैं, एक एक दो क्वेश्चन हैं, तो उसको क्या करेंगे कि एक ही वीडियो में सब समेट देंगे एक साथ। नहीं, एक नहीं, 2 लग जाएंगे, क्योंकि एक में जिसमें रिलेट करेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, वो भी थोड़ा टफ है, क्वेश्चन थोड़े कम है, उतने नहीं हैं, लेकिन टफ है, तो समझाऊंगा मैं ज़्यादा डिटेल में तो समय लग जाएगा, इसलिए उसका एक सेपरेट वीडियो रखेंगे। बाकी जिसमें एक एक दो क्वेश्चन है उनको अलग कर देंगे। और एक चीज़ आपसे और ये बोलने का है कि आप लोगों को
अगर कोई किसी प्रकार का डिस्कशन करना है तो ज़रूर बताइएगा, सो दैट कंटेंट में प्लस माइनस ऑलवेज गुंजाइश रहती है तो किया जा सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।